एमपी साहब अब हो गए, अब तो एमपी साहब कहते हैं। एमपी मैडम। एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। हाँ। आप रोक आई थी, आपको टिकट मिला था और हाँ। पिताजी से मिल बैठी थी। तो छोटा मोटा मोमेंट नहीं है वो, तो पूरा मेरे लाइफ को बदल दिया वो वाला मोमेंट। एलिगेशन तो आपको लगता है ना कि आपने टिकट खरीदा, कि शांभवी चौधरी ने कभी एलजेपी तो ज्वाइन किया नहीं। लोग कहते हैं कि पैसा है, अशोक चौधरी नहीं मंत्री नहीं, हैं, ऐसा कुछ भी ससुराल नहीं पक्ष के पास से पैसा था तो मेरे टिकट को परसू करने वाले भी मेरे पिताजी नहीं, मेरे पति थे। आप अशोक चौधरी की बेटी हैं, सांसद हो गई, ये परिवारवाद नहीं है। नहीं, देखिए। अरुण भारती जी सांसद हो गए, वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव का परिवारवाद दिखता है। जिसका स्कूलिंग तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आप कैसे बिहार का प्रतिनिधित्व देने का बात कर रहे हैं? परिवारवाद होता है कि जो लोग हार गए उन्हीं को बार बार टिकट दिया जाता है, बार बार जिताने का कोशिश किया जाता है। लोकसभा हार गए तो राज्यसभा भेज दिया जाता है, राज्यसभा से फिर लोकसभा भेज दिया जाता है। मतलब क्या तेजस्वी यादव क्या सीएम नहीं बन सकते हैं? लायक और ना लायक पॉडकास्ट में बैठे बैठे हम कोई नहीं है बोलने वाले कि वो सीएम बन सकते कि नहीं बन सकते। मेरा वोट तेजस्वी यादव। चिराग पासवान अगर सीएम होंगे तो अच्छा करेंगे। चिराग पासवान इज फिनिश्ड। चिराग पासवान तेजस्वी यादव में बड़ा फर्क देखती हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ा फर्क हम देखते हैं और हमको ये भी लगता है कि चिराग दोनों में कोई मेल नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, एक समय ऐसा भी आया कि वो सीएम हो जाए। हर बहन चाहती है कि उनका भाई अच्छा करे। क्षेत्र अकेले चले जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों? अकेले क्यों नहीं जा सकते? डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, क्यों? अरे परिवार है मेरा, डर क्या लगेगा? बिहार में तो महाजंगल राज आ गया। कहाँ? तेजस्वी यादव कहते हैं। आप भी कभी नहीं देखती हैं? कभी नीतीश कुमार से अशोक चौधरी कंधे पर रहते हैं कि हम तो इनको बहुत मानते हैं। कभी उनका वो कंगन वैसे वो ब्रेसलेट वो देखते रहते हैं। अरे वो रुद्राक्ष था, वो वैसे लटक रहा था ना। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पूरे परिवार को प्राप्त है। मेरे पिताजी उनको अपना मानस पिता कहते हैं। 4 लोग हैं, जो 4 ऐसे लोग हैं, 2 दिल्ली में 2 बिहार में, जिसमें से एक नाम मैं ही बताता हूँ, इशारों में आपके पिताजी पर कहते हैं, वही सब बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार को कुछ सोच समझ नहीं आ रहा है, अस्वस्थ हो चले हैं। कैसे हैं नीतीश कुमार? ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। युवाओं के साथ कभी उनके धरना में गई हैं? कभी युवाओं के दुख को जाना है? युवाओं को कितनी लाठियां चढ़ती हैं? लाठी चार्ज बहुत गलत है, स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। साल के अंत में एक खबर निकल के आई, 29 दिसंबर आचार्य किशोर कुमार जी का निधन। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, इमेजिन ही नहीं कहते कि कुछ ऐसा हो सकता है। उनका बहुत सिंपल लाइफ का फंडा था, सत्य और असत्य। कितने लोग आज धर्म के नाम पे लाठी चलाते हैं, उन्होंने धर्म के लिए बंदूक छोड़ दी। इकलौते ऐसे नेता होंगे धरती पे जिसके चुनाव प्रचार में आचार्य किशोर कुणाल आए। ये मेरा सौभाग्य हमेशा के लिए रहेगा। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा होता तो मैं नहीं लड़ता। मेरे बर्थडे में, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो दिल्ली आए थे। सबसे अच्छी बात आपके पिताजी में क्या लगती है आपको, आपके डैडी में? मेरे पिताजी का थोड़ा अग्रेसिव पॉलिटिक्स है। डांट पड़ती थी पापा से? हमको नहीं, साइन। आप अदर कास्ट से हैं, वो अदर कास्ट से हैं, ये इंटर कास्ट मैरिज भी था, लव मैरिज भी था, उस वक्त विवाद नहीं हुआ था? धर्म से ही कॉम्प्रोमाइज कर गया, उससे क्या डर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, पापा कभी भी नहीं। वो उन्होंने रिश्ता लेके कौन गया था? सायन की खुशी में हम लोग की खुशी, और अगर सायन खुश है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत सब कुछ हो गया। अशोक चौधरी और किशोर कुमार दोनों ही पिता हैं। दोनों के प्रेम को अगर हम रखें तराजू पर तो पलड़ा कौन सा भारी रहेगा? थोड़ा ये कैसा सवाल है ये? सायन चुनाव लड़ेंगे 2025 में, चर्चा होती है। तो ये चिराग पासवान की शादी कब होगी? हे भगवान, बहन होने के नाते तो मेरा भी सपना है कि मेरा भाई शादी करे, मेरे भाई का भी परिवार हो। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मम्मी पापा में मतलब कभी होता होगा घर में, कभी गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया तो ये सब किसके घर में नहीं होता? सबके घर में होता है। 3 बहन है ना, तो अगर हम और देशु हुए तो हम डैडी को पकड़ते हैं, देशु मम्मी को पकड़ती है, और हम लोग दोनों, शिवानी बीच में मीडिएट करती है। मम्मी और पापा में मम्मी ज्यादा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लाइव स्टीज के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत है नहीं, परिचय की मोहताज नहीं है। सबसे कम उम्र की सांसद शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत सारी बातें करेंगे। कहा जाता है कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये नया साल है, साल 2025 है। बीता हुआ साल 2024 बहुत कुछ देकर भी गया, बहुत कुछ छीन कर भी गया। बात तो सही है, बहुत कुछ देकर गया, बहुत कुछ छीन कर गया। हम दोनों ही पर आएंगे, कितनी खुशियां हैं, क्या काम किया। 1 साल होने भी वाला है, जाहिर सी बात है। पहले प्रिंसिपल रही हैं ज्ञान निकेतन स्कूल की, तो रिपोर्ट कार्ड इनका भी हम मांगेंगे। रिपोर्ट कार्ड आपका भी आज
जाहिर सी बात है जारी होगा, अपने कामों को बताएंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं शांभवी चौधरी। मुझे जहाँ तक पता है घर में लोग प्रेम से श्यामा बुलाते हैं। श्यामा, आपके पिताजी हों, आपके पति हों, कोई भी हो। शांभवी चौधरी का बचपन कैसा रहा था? क्या संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया? क्योंकि ये एक बना होता है ना कि हम मंत्री की बेटी हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं। पहले भी वो मंत्री थे, सन 2000 में भी मंत्री थे। महावीर चौधरी जी जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे, आपके दादाजी वो भी मंत्री थे। तो लाड प्यार से पली या फिर शिक्षण रहा? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका आलोक जी और पूरी लाइव सिटीज़ के चैनल का। उनका नया पॉडकास्ट शुरू हुआ है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा करे। आपके अगर हम प्रश्न का जवाब दें तो बैलेंस था, मतलब लाड़ और दुलार भी था और सख्ती भी थी, और बहुत नॉर्मल बचपन था मेरा। जैसे ऐसे लोग इमेजिन करते हैं कि क्योंकि मेरे पिताजी मंत्री रह चुके थे या दादाजी मंत्री थे तो बहुत पैम्पर्ड लाइफ था मेरा, या ऐसा कुछ नहीं था। बहुत जो नॉर्मल किसी बच्चे का जीवन जैसे होता है, जैसे पढ़ाई पे फोकस, मतलब मेरे फैमिली में पढ़ाई बहुत, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरे दादाजी भी एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और मेरे पेरेंट्स भी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हाँ, हम महादेव के आशीर्वाद से ऐसे परिवार में जन्मे जहाँ हमको स्ट्रगल, मतलब आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं। उनका संघर्ष मेरे संघर्ष के सामने, मतलब मेरा संघर्ष उनके संघर्ष के सामने कुछ नहीं है। वो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो वैसा, मतलब फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल थे, तो वैसा फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं था। पर स्कूलिंग तो आपकी पटना में हुई थी? स्कूलिंग मेरी पटना में हुई थी, और एक नॉर्मल जैसे कोई भी एवरेज बच्चे का जीवन होता है वैसा ही मेरा जीवन था। हमको कभी भी कुछ एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल मेरा नहीं था। हम लोग सब साथ में रहते थे। मेरे बड़े पापा थे, बड़ी मम्मी थी, दादा दादी थे, हम थे, मम्मी पापा, मेरी बहनें थी। हम लोग 3 बहन हैं। तो जैसे स्कूल जाना आना, होमवर्क करना, ट्यूशन करना, ऐसा ही मेरा बचपन था। जब 9th-10th में आए तब थोड़े खुराफाती हुए। दोस्त मेरे थे, बहुत सारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना। तब PNM मॉल नया नया आया था, मॉल में घूमना, कैफे कॉफी डे जाना, ये सब जो नॉर्मल बच्चे करते वही हम लोग करते थे। फिर 11th-12th नॉटरडेम से पढ़े। 11th-12th में फिर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई कि अब तो यहाँ से कॉलेज जाना है ना, तो कॉलेज के लिए तो बहुत एक्स्ट्रा एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना है। फिर एकदम पिताजी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे शुरू से, अशोक चौधरी जी? मम्मी और पापा में मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। डैडी भी स्ट्रिक्ट थे, पर डैडी से ना डांटा नहीं जाता था। मतलब मम्मी जैसे डांट सकती थी वैसे डैडी नहीं डांट पाते थे। और सब लोग जानते हैं कि बेटियां हमेशा पापा की दुलारी होती हैं। हाँ, और पापा की परी, नहीं, परी टाइप तो हाँ, मतलब भाई हम मतलब बहुत दुलार से हमको डैडी बड़ा किए थे। और मुझे याद, क्योंकि जिम्मेदारियों का एहसास भी एक बार आप बता भी रही थी कि जब आप 12th का एग्जाम दे रही थी तो आपके फादर उस वक्त बिहार में मंत्री थे, आपने बताया था। 12th में, हाँ, शिक्षा मंत्री, 16 में। तो उस वक्त उन्होंने जो बातें कही थी आपके दिल को लग गया था। हाँ, क्योंकि वो मेरे को ये बोले थे कि तब वो मंत्री बन गए थे, शिक्षा मंत्री थे तब बिहार के। और हम 12th का बोर्ड्स अपीयर कर रहे थे उस साल। तो वो हमको बोले थे कि अगर तुम अंडर परफॉर्म, मतलब तुम अच्छा परफॉर्म करोगी तब कोई नहीं याद रखेगा, पर अगर तुम अंडर परफॉर्म करोगी तो सब कहेंगे कि शिक्षा मंत्री की बेटी अच्छा नहीं की, मतलब शिक्षा मंत्री की बेटी को इतने कम मार्क्स आए, या मतलब एक होता है ना। इसीलिए तुमको वो वो तुमको अभी सब लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं कि तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, तुम 12th में कैसा करती हो। तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब लाइक इट और नॉट, ये पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं उन लोग के साथ ये एक अगर कुछ अच्छा है तो कुछ खराब भी है कि हम लोग का हर चीज को स्क्रूटनाइज किया जाता है। तो वही चीज वो हमको बताए कि अगर तुम अंडर परफॉर्म करोगे तो सब लोग को याद रहेगा, तुम मतलब बहुत अच्छा करोगे तो शायद लोग भूल जाएंगे, शायद लोग किसी और चीज को क्रेडिट देने लगे, पर अगर अंडर परफॉर्म करोगी तो लोग हमेशा याद रखेंगे कि अरे शिक्षा मंत्री की बेटी थी, वो तो ये करके। मतलब पिताजी से शुरू से कनेक्टेड रही हैं आप? हाँ, बहुत। MP साहब अब हो गए, अब तो MP साहब कहते हैं, MP मैडम भी कहते हैं। मुझे याद है, नहीं, MP साहब ये वर्ड मुझे उस दिन का याद है। आपको याद है आप रो करके आई थी, एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। आप रो कर आई थी, आपको टिकट मिला था और पिताजी से मिल बैठी थी। उस दिन एक मनीष अंकल हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा था MP साहब कैसी हैं। तो पहले ही ये हो गया था कि हाँ, आपको एक आशीर्वाद मिल गया था कि आप MP जरूर बनेंगी। मतलब वो भावुक क्षण था आपके लिए पिताजी से? बिल्कुल, वो एक मेरे जीवन का ऐसा पल था जिसमें लग रहा था कि अब
मतलब अभी तक जो भी हुआ, एक होता है ना कि वो इस मोमेंट के लिए हुआ, तो ये वो वही पल था जब लगा कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो बस इसी पल के लिए हुआ था, वो मेरे लिए वैसा पल था। और मेरे नाम टिकट के लिए नाम की घोषणा हुई थी, और उस टाइम मतलब तब तक तो बहुत स्ट्रेसफुल माहौल होता है ना, प्रेशर बना हुआ है कि होगा नहीं होगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब मतलब पूरा मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ना वो, कोई छोटा मोटा मोमेंट नहीं है, वो तो पूरा मेरे लाइफ को बदल दिया वो वाला मोमेंट, वो वैसा पल था। और वो होगा नहीं होगा इसके लिए हम लोग इतने टाइम से सोच रहे थे, बातचीत चल रहा था घर में। कई कई लोग कहते भी हैं शांभवी चौधरी को टिकट मिलेगा नहीं भी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी थोड़ी है कि हम मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि अरे हम बस गए और हम मेरे लिए टिकट वेट कर रहे हैं, नहीं, हम लोग भी उसके लिए बात किए कि बहुत टाइम तक हम लोग को पता भी नहीं था, कोई गारंटी नहीं था, हैंगिंग बाय द थ्रेड। और मतलब उसी टाइम, उसी के आई थिंक 15-20 मिनट पहले नाम का घोषणा हुआ था, और उसमें वो उसमें हम मेरा नाम था समस्तीपुर से। और फिर तुरंत हम, क्योंकि हम अपने ससुराल में थे, तो वहाँ से हम तुरंत निकल के गए अपने डैडी के पास। और मतलब वो वहाँ पे बैठे हुए थे और हम गाड़ी से उतर रहे थे, और जब हम उनको देखे तो हमको लगा कि हाँ, मतलब एक शेयर्ड चेरिश ड्रीम जो होता है ना, जो दो लोग साथ में देखते हैं, ये वो सपना था। मतलब ये जितना बड़ा सपना मेरा है, उतना ही बड़ा सपना वो मेरे पिताजी का था। और हम मतलब पिताजी भी नहीं, मेरे दादाजी का भी सपना था कि हम लोग ये एमपी मतलब राजनीति में आने का या एमपी बनने का ख्वाब था दादाजी का? राजनीति में आना तो मेरा ख्वाब था, पर एमपी बनना मेरे दादाजी का ख्वाब था, और वो वहां से चलते आ रहा है। और ना वो बन पाए ना अशोक चौधरी जी बन पाए, और महादेव के आशीर्वाद से, माँ बाबा के आशीर्वाद से हमको वो सौभाग्य मिला कि हाँ, हमको वो भी कहीं और से नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती का प्रतिनिधित्व करने का मौका हमको मिला। तो ये मेरा सौभाग्य है, महादेव का आशीर्वाद है। और दौड़ते हुए गई और हाँ, क्योंकि वो सबको ये लगा कि यार वो मतलब कैसे हुआ, तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि एक वही है ना कि जो सपना बेटी और पापा साथ में देखते, वो सपना पूरा हुआ। तो मेरे लिए वो वही वाला मोमेंट था जब वो उस पल में दोनों के सपने को एक थ्रेड से जोड़ दिया गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों के आंखों में आंसू। नहीं, लेकिन देखिए एमपी की बात अभी आपने कहते कहते आपने कह दिया कि लास्ट मोमेंट तक तय नहीं था, ये बात आपने कही, लेकिन एक एलिगेशन तो आपको लगता है ना कि आपने टिकट खरीदा? तो ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम नहीं, है आपके पास कहना। क्योंकि पैसा है, अशोक चौधरी जी नहीं मंत्री नहीं, हैं, ऐसा कुछ भी ससुराल नहीं पक्ष के है। पास से पैसा था, तो आपने ये टिकट खरीदा? कभी भी इसके बारे में ना कोई चर्चा हुई, ना कोई बात हुआ। हम तो मेरे टिकट को परस्यू करने वाले भी मेरे पिताजी नहीं, मेरे पति थे। तो ये मतलब पति के रिलेशंस अच्छे थे चिराग जी पासवान से? बिल्कुल, और सायन पहले कुणाल। से, अभी से नहीं, ये नहीं कि यार अरे 24 में अच्छा कोई रिश्ता बन गया और टिकट के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। जब चिराग भैया 20 के बाद, 20 वाले चुनाव के बाद से ही सायन उनके टच में हैं, और सायन उनसे मिलते रहते थे। दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज में भी थे, तब भी एक बड़े भाई की भूमिका में सायन के लाइफ में वो रहे हैं। उनकी शादी से भी पहले? हाँ, शादी से भी पहले, शादी से भी पहले उनका, हम लोग की शादी में भी वो आए हैं। चिराग भाई हम लोग की शादी में भी आए हुए हैं, और वही हमारे पति के जीवन में वो एक बड़े भाई की भूमिका निभा रहे थे। नहीं, ये वही हम कह रहे थे कि एक आप पर आरोप लगता है कि शांभवी चौधरी ने कभी एलजेपी तो ज्वाइन किया नहीं, लोग कहते हैं पैसा दे दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एनीवे 2022 तक हम मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे। 22 में तो आपकी शादी हुई है? हाँ, और 22 में मेरी 22 के जून तक तो हम मास्टर्स ही कर रहे थे। मतलब मेरे मास्टर्स का फाइनल 22 के जून में था, 22 नवंबर में मेरी शादी। आप तो लेडी श्री राम कॉलेज में थी? हाँ, लेडी श्री राम में हम अंडर ग्रेजुएशन किए थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हम मास्टर्स कर रहे थे। तो 22 तक तो मेरा पढ़ाई चल रहा था, और मेरे पेरेंट्स हम जैसा बोले कि बहुत पढ़ाई को लेके स्ट्रिक्ट थे, बोलते थे नहीं अभी पढ़ने का समय, अभी ये सब नहीं करना है। तो ऑफिशियली हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन किए थे, पर अनऑफिशियली तो हम लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से भी मेरे अच्छे संबंध थे। अगर हम अपने उनके पार्टी के प्रोग्राम में भी कभी शामिल होती थी आप? पार्टी के प्रोग्राम में आज सच हम नहीं शामिल होते थे, पर हाँ, क्या चल रहा है पॉलिटिकली, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, उसमें तो हमारी रुचि शुरू, हाँ, बात होती थी। 2020 का जब विधानसभा का चुनाव भी चल रहा था, तब भी जब इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन चल रहा था, पॉलिटिकली क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस टाइम पे भी हम सात निश्चय पे काम कर रहे थे, क्योंकि हम मास्टर्स कर रहे थे तब, और मास्टर्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तब हम बहुत क्लोजली सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करते थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे लिखते थे। तो ये सारा चीज़ मतलब पॉलिटिकली हम हमेशा
इन्वॉल्व थे, बट हाँ ये चीज़ है कि मतलब ऑफिशियली हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे, क्योंकि हम स्टिल पढ़ाई अपना परस्यू करें थे और हम चाहते थे कि एक बार पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद हम कोई डिसीजन लें। चलिए, डिसीजन की बात हो गई थी। एक आरोप आप पर और लगता है, बात होती है परिवारवाद। एक कहा जाता है परिवारवाद, क्या सच में कभी कभार हम देखते हैं, आप हो, आपकी पार्टी हो, चिराग पासवान हो या आपके पिता हो अशोक चौधरी, वो अक्सर तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हैं, बात करते हैं। ये आप अशोक चौधरी की बेटी हैं, सांसद हो गई, ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, अरुण भारती जी सांसद हो गए, वो परिवारवाद नहीं है? नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव का परिवारवाद दिखता है? हम लोग कभी भी परिवारवाद के लिए उनको टारगेट नहीं किए, हम लोग उनके क्वालिफिकेशंस के लिए उनको टारगेट किए। हम लोग ये बार बार बोलते हैं कि देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड के लिए। एजुकेशन जो शिक्षा है ना, वो आपको राइट एक्सपोजर देता है। अगर हम लोग बार बार ये कहते हैं कि अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है तो उसको कैसे आप बिहार का प्रतिनिधित्व देने का बात करते हैं? जिसका स्कूलिंग तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आप कैसे बिहार का प्रतिनिधित्व देने का बात कर रहे हैं? और तो और परिवारवाद ये है कि अगर हम हैं आज राजनीति में तो हम अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं, उसके बाद हम काम किए हैं संस्थानों में। ऐसा नहीं, अपने स्कूल डेज में भी हम पॉलिटिकली एक्टिव थे, स्टूडेंट एक्टिविज्म में हम पार्टिसिपेट करते थे। वो एनएसएस हो, वो अलग अलग मार्चेस हो, वो अलग अलग प्रोटेस्ट हो, उसमें हम पार्ट लेते थे। उसके अलावा अगर हम लोग कॉलेज की भी बात करें तो कॉलेज में भी अलग अलग इवेंट्स जो होते थे जिसमें भी अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो वो हम करते थे। इसके अलावा एनजीओ देखते थे और उसके बाद भी हम काम कर रहे थे। ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की हम निर्देशिका थे, तो हम काम कर रहे थे। उसके बाद हम एक कॉन्शियस और एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन लेके अब हम राजनीति के लिए तैयार हैं और हम राजनीति में आना चाहते हैं। तो ये एक साइकिल हम पूरा करके आए। ये तो हम नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और हम बैठ गए कि हमको अब राजनीति करना है और हमको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम राजनीति में आए हैं तो हम अपने आप को एवरी डे प्रूव भी करते हैं। अगर हम राजनीति में आए हैं, या अगर आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की भी बात कर रहे हैं, अगर आप उनकी भी बात करें तो आप देखेंगे कि वो वेल एजुकेटेड हैं, वेल एक्सपोज्ड हैं। उसके बाद जिस तरह से पार्टी टूटने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को जोड़ करके वापस से 5 सांसद को वो ले करके आए, अपनी पार्टी को पुनर्स्थापित किया। ये वाला चीज़ भी जो है वो दिखाता है कि हाँ वो कर सकते हैं। और आज भी जिस तरह से वो भारत का प्रतिनिधित्व करे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए वो डावोस के, और वो कितनी खूबसूरती से वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व, अपने मंत्रालय का वो प्रतिनिधित्व कर रहे। तो ये चीज है। हम लोग ये नहीं कहते कि यार अगर हमको जनता चुन के भेजी है फिर हम लोग कल वापस इस मैदान में आएंगे और फिर अपने आप को चुनाव लड़ेंगे कि जनता डिसाइड करेगी कि हम लोग को आगे जाना है कि नहीं जाना है। परिवारवाद होता है कि जो लोग हार गए उन्हीं को बार बार टिकट दिया जाता है, बार बार जिताने का कोशिश किया जाता है। लोकसभा हार गए तो राज्यसभा भेज दिया जाता है, राज्यसभा से फिर लोकसभा भेज दिया जाता है। ये परिवारवाद है। मीसा भारती क्यों कह रही हैं? हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बाकी तो जनता समझदार है। जनता समझदार, ठीक है। लेकिन आपको एक फर्क दिखता है, एक बड़ा फर्क दिखता है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में? बहुत बड़ा फर्क दिखता है, बहुत ही बड़ा फर्क दिखता है। मतलब क्या तेजस्वी यादव क्या सीएम नहीं बन सकते हैं? हम ये नहीं कहते कि ये चुनना बिहार का फैसला है, बिहार जनता, ये बिहार की जनता चुनेगी। ये यहाँ पे पॉडकास्ट में बैठे बैठे हम कोई नहीं है बोलने वाले कि वो सीएम बन सकते कि नहीं बन सकते। हम ये बोल सकते कि एक युवा, इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड, शिक्षित जो बिहार के आज की महिला युवा सांसद है, मेरा वोट तेजस्वी यादव को नहीं है। ये हम बोल, मतलब आप कहें वो उस लायक नहीं है? उस लायक बहुत खराब शब्द है। लायक और नालायक वो वाला, ये तो शब्द का हम प्रयोग ही नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं कि मतलब अगर आप चिराग पासवान की पार्टी में नहीं भी होती तो वोट नहीं देते। हम युवा के नाते कह रहे हैं और हम एक ऐसे इंसान के तौर पे कह रहे हैं जो एक्टिवली राजनीति में पार्टिसिपेट किया है और हम मतलब हम अपने आप बिहार का फ्यूचर देखना चाहते हैं। क्योंकि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हम लोग रहेंगे और आज से 20 साल बाद क्या होगा वो हम लोग के लिए जरूरी है। तो हम एक फ्यूचरिस्टिक और एक डेवलप्ड बिहार के लिए, जहां पे हम लोग विकसित बिहार का अगर बात करते हैं तो उसमें हम तेजस्वी यादव जी की भूमिका नहीं देखते हैं। मतलब वो बिहार के फ्यूचर का अच्छा नहीं सोच सकते हैं। नहीं, हम बिहार के फ्यूचर के लिए वो सही नहीं है। हम ये कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है बिहार के फ्यूचर के लिए। एक समय में ऐसा सोचा जा सकता है आने वाले समय में, अभी नहीं, हम 25 की बात नहीं करें, 30 में, 35 में, कभी भी चिराग पासवान अगर सीएम होंगे तो अच्छा करेंगे। बिल्कुल अच्छा करेंगे, क्योंकि वो अभी भी देखिए
अभी भी अगर आप देखिए लोकसभा का चुनाव, वो मतलब एक टाइम था जब लोग उनकी पॉलिटिकल ऑबिचुअरीज लिख चुके थे कि चिराग पासवान इज फिनिश्ड। वो अपने आप को प्रूव किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को प्रूव नहीं किए और हम लोग सब क्योंकि उनकी पार्टी के हैं इसलिए बोल रहे हैं। एक युवा होने के नाते, एक महिला होने के नाते भी अगर वो कहते कि हम युवाओं की और महिलाओं की बात करते, तो वो युवाओं को और महिलाओं को अपनी पार्टी में जगह दिए हैं। उसके बाद वो अपनी पार्टी को पुनर्स्थापित किए हैं। वो नए तरीके से चल रहे, वो नए आइडियाज को अकोमोडेट करे, वो नए लोगों को अकोमोडेट करे, नई सोच को अकोमोडेट करे। अगर वो भारत सरकार में मंत्री हैं पर तब भी वो अपने विचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं सरकार द्वारा कोई फैसला अगर गलत है तो उसके खिलाफ भी वो आवाज उठाते हैं। अगर वो बार बार हमने देखा लैटरल एंट्री हो, वो क्रीमी लेयर हो, वो लगातार उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए हैं। तो वो अपने विचार के लिए ईमानदार हैं, अपने विचार के प्रति ईमानदार हैं। और आगे चल करके हम लोग युवा के नाते यही चाहते हैं कि कोई एक ऐसा है जिसके पास एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो। उसमें क्या गलत है? चिराग पासवान तेजस्वी में बड़ा फर्क देखती हैं? हाँ, बिल्कुल बड़ा फर्क हम देखते हैं। और हमको ये भी लगता है कि चिराग दोनों में कोई मेल नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि चिराग पासवान जी एक ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को बिहार में एक लीडरशिप रोल में स्थापित कर चुके हैं। वो किसी जाति तक सीमित नहीं है। मतलब एक समय ऐसा भी आएगा, आप ये क्योंकि आपने बड़ा भाई भी कहती हैं, आप देख सकती हैं कि हाँ एक समय ऐसा भी आएगा कि वो सीएम हो जाए। देखिए वो हम समय की बात करें, समय बड़ा बलवान होता है। देखिए हर कोई चाहता है कि अपने जो उनके पार्टी के जो नेता हैं वो सर्वोच्च स्थान पर हैं, अपना पार्टी ग्रो करे और पार्टी के जो नेता हैं वो सबसे ऊपर आगे बढ़े। तो उस तौर पे भी, और हर बहन चाहती है कि उनका भाई अच्छा करे, तो उस तौर पे भी तो बिल्कुल चाहेंगे कि बिहार का प्रतिनिधित्व करें। नहीं चलिए, अब युवाओं की बात करते हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, बाकी की बात करें, पहले हम आपकी बात करते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड की बारी आ गई। समस्तीपुर 1 साल हो गया, ठीक है, आपने अपने बीच में खबर आई थी, मैंने भी इंटरव्यू किया था, सभी चैनल से किया था, आपने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा बेटियों की पढ़ाई के लिए दिया। बस कुछ नहीं, पूरा सैलरी दे दिया 5 साल का। तो हाँ ठीक है, तो इस पूरे 1 साल में हम मान लें कि बस यही एक काम किया? नहीं, 1 साल तो वेल हुआ भी नहीं, अभी तो 6-6.5 महीने हुए हैं। और उसमें काफी सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हो गए हैं। ये तो जो सैलरी डोनेशन था वो तो मेरा पर्सनल चॉइस है, वो पर्सनल उस पे हम किए कि नहीं, हम समस्तीपुर की बेटी बनने के लिए आए थे और भगवान के आशीर्वाद से मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। इसीलिए हम सोचे थे कि नहीं, जिस तरह से मेरे परिवार ने हमको शिक्षित करके आगे बढ़ाया वैसे हम भी किसी के मतलब मेरी भी जो क्षमताएं हैं वो किसी के काम आ सके, मेरे पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो किसी के काम आ सके। इसीलिए हम चाहे कि नहीं, मेरे समस्तीपुर की बेटियां आगे बढ़े, इसके लिए हम अपना सैलरी डोनेट किए। पर जहां तक चली जाती है, क्षेत्र अकेले चली जाती हैं? हाँ, क्यों अकेले क्यों नहीं जा सकते? डर नहीं लगता है? नहीं, क्यों? अरे परिवार है मेरा, डर क्या लगेगा? नहीं, 100 दोस्त 100 दुश्मन भी होते होंगे ना? नहीं, कोई डर नहीं, कोई, ये मेरी जनता मेरे साथ है, समस्तीपुर की बेटी हैं, हम सब अभिभावक हैं, मेरे परिवार जैसे हैं, कोई डर में मन में नहीं रहता। इनफैक्ट हम तो 10-10, 11-11 बजे तक रात में घूमते हैं और हमें बहुत मजा भी आता है। कहीं कॉफी पीते हैं, कहीं चाय पीते हैं, कहीं 2 रोटी खाते हैं, कहीं पे खाना खाते हैं, तो कुछ एकदम दिक्कत नहीं है। युवती पूछ रहा हूँ, आप लड़की हैं, क्योंकि अभी आपकी काफी कम उम्र है, बिहार में तो महाजंगल राज आ गया है। कहाँ? तेजस्वी यादव कहते हैं वो तो रिवर्ट बैक करते, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनके पास कुछ नया इनोवेशन नहीं है, तो वो भी अपना रिवर्ट बैक कर देते हैं कि बिहार में हत्याएं नहीं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं। संगठित अपराध अब बिहार में नहीं हो रहे हैं। संगठित अपराध जो पहले जिस तरीके से होते थे कि उसको वेल प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड और उस तरह से उसको किया जाता था, वैसे अपराध अब नहीं होते हैं। प्रशासन भी, अगर अपराध हो भी रहे हैं तो प्रशासन बहुत टाइट है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। जंगल राज का मतलब था कि संगठित अपराध होते रहते थे, महिलाओं के खिलाफ अपराध होते रहते थे, महिलाओं को अधिकार नहीं था। आज आप देखिए मरीन ड्राइव में कितना कुछ आपको, मतलब हम मरीन ड्राइव से जाते तो हमको लगता है कि हाँ मेरा बिहार बदल गया, क्योंकि वहां पे सिर्फ इसलिए नहीं कि अरे बड़े बड़े हाईवेज बन गए। आप देखिए 10 बजे 11 बजे परिवार पूरा बाहर रहता है, लड़कियां अपने दोस्तों के साथ, मतलब 3-4 लड़कियां हैं, आइसक्रीम खा रही हैं, घूम रही हैं, बात कर रही हैं, फोटोज ले रही हैं, सेल्फीज ले रही हैं। ये बिहार कौन तैयार किया है? समस्तीपुर में रात को लोग घूमते हैं, आपको तो बॉडीगार्ड्स हैं जो घूम रहे हैं। नहीं, समस्तीपुर में अगर हम घूमते, मेरे साथ भी घूमते हैं और ऐसे भी, पर समस्तीपुर में मतलब वो वाला भी कल्चर नहीं है कि लोग 12-1 बजे तक घूम रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैपिटल नहीं है। शाम ढलने के बाद भी घूमते हैं? हाँ, बिल्कुल। और पूरा मार्केट फ्लरिशिंग है, मार्केट अच्छे से रहता है वहाँ पे, मार्केट भी चल रहा है। इसके अलावा आपने पूछा समस्तीपुर में क्या काम हुए हैं, तो
बहुत सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे। 2 आरओबी था, मुक्तापुर और भोला टॉकीज, वो दोनों आरओबी सैंक्शन हुआ है। वहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या थी। बूढ़ी गंडक पे एक नया पुल प्रस्तावित है। इसके अभी प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर आए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए, उसी में से ये दोनों आरओबी और वो पुल था। टूरिज्म, वहाँ पे एक हम लोग टूरिज्म का आकर्षण वहाँ पे बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। वाटर फ्रंट पार्क डेवलप करने की बात हो रही है, उस पे हम लोग इसके अलावा मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल, क्योंकि हमने बोला था कि मेरी 4 प्राथमिकताएं हैं। महिलाओं के लिए महिलाओं के अधिकार कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसके लिए काम करना है। शिक्षा के लिए काम करना है, स्वास्थ्य के लिए काम करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है क्योंकि हम लोग आगे चल के इंडस्ट्रीज लगाने की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करते हैं, इसलिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको लगता है कि सच में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बदल दिया है? बिल्कुल बदल दिया है। हम बदलते मतलब वो हुए इसलिए बिहार क्योंकि के आपके पिताजी बेहद करीबी हैं उनके? नहीं 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 नहीं, ये हम क्योंकि बिहार पहले में- भी क्योंकि बोले बिहार सरकार में हैं। मंत्री वो हैं। जब करीबी नहीं भी थे, करीब तो वो 2020 के बाद आए हैं, हम्म। है ना, मतलब 2020-21 19 में के वो मंत्री बाद। हो गए थे फिर से, हाँ, 15 में भी रहे थे। हाँ, बट एक जो रिलेशनशिप, जो मानस पिता वाला रिलेशनशिप हाँ, ये है, मानस पिता वाला क्या रिलेशन है? क्या ये पिताजी तो कुछ बोलते हैं घर बहुत पर? बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये हमारे पिताजी का माननीय मुख्यमंत्री जी से। मेरे पिताजी उनको अपना मानस पिता कहते हैं उनको जो आशीर्वाद और जो प्यार उनके मुख्यमंत्री जी से मिला है, उसके वो मतलब ही इज वेरी ग्रेटफुल, बहुत नहीं, हम कभी ग्रैटिट्यूड, देखते आभार हैं, है। आप भी कभी कभी नहीं देखती हैं? कभी कभी नीतीश कुमार ऐसे अशोक चौधरी कंधे पर कहते हैं कि हम तो इनको बहुत मानते हैं, कभी तो अचानक वो आपके घर चले आते ये हैं, उनका आपके घर पर आशीर्वाद खाना है। खाते हैं। बिल्कुल, ये उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है पूरे परिवार कभी उनका के वो प्रति। कंगन, वैसे वो ब्रेसलेट वो देखते रहते अरे हैं। वो रुद्राक्ष था, वो ऐसे लटक रहा था ना, तो वो उसको देख रहे थे कि ये क्या मतलब चीज है, जो कैसे होता है एक बड़ा रुद्राक्ष हैंग कर रहा है, वो ऐसे ऐसे, डैडी को तो आदत है ऐसे ऐसे करके वो बोलने- बात करते हैं, तो वो हिल रहा था, तो वही वो देख रहे हैं कि ये क्या चीज। तो ये देखिए, ये खूबसूरत, देखिए आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बने, एक अंडरस्टैंडिंग हो, ईमानदारी हो, उसमें भरोसा हो, बहुत जरूरी है ये। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का वो रिश्ता हमारे पिताजी से बना है, एक पिता और बेटे का जैसा रिश्ता होता है वैसा वो रिश्ता है, और बहुत खूबसूरत। इसको मेरा सौभाग्य है कि अपनी आंख के सामने हमने इस रिश्ते को बनते हुए देखा है, और हम, मेरे लिए भी एक एग्जाम्पल है कि कोई अपने लीडर को कितना मानता है और अपने लीडर के लिए कितना कुछ कर सकता है, ये मेरे लिए भी सीखने आपने की तो बात किताब है। भी लिखा था, आपके पिताजी ने किताब लिखा था। जी बिल्कुल। घर में वो बताते हैं कि हाँ बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, ये सिर्फ नहीं, ये कुछ ये उनको सिर्फ बोलने पॉलिटिकली होता है कि हाँ वो मेरे मुख्यमंत्री हैं तो चलो उनकी तारीफ नहीं करो? नहीं नहीं नहीं, वो बताते भी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद पूरे परिवार को प्राप्त है। वो हम मेरी शादी में सारे फंक्शंस में आए थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ शादी में आए थे, वो सारे ही फंक्शन में एक अपना आए थे, तिलक हो, वो शादी हो, वो रिसेप्शन हो, सब चीज़ में वो उपस्थित थे। आउट ऑफ द वे जा करके भी वो आते हैं, परिवार को समय देते हैं, बातचीत करते हैं। हमको याद है दिवाली के टाइम भी वो घर आए थे हम लोग को विश करने के लिए, और हम क्योंकि 5 मिनट से लेट हो गए थे, क्योंकि वो पोलो रोड से बहुत पास रहते और हम 5 मिनट लेट वहाँ पे पहुँचे थे, पर वो वेट किए कि नहीं हम बेटी से मिल के जाएंगे। तो ये आशीर्वाद उनका है, ये उनका एक तरह से उनका एक होता है ना, क्योंकि फैमिली तो जिनके साथ आप काम करते हो उनसे एक पारिवारिक संबंध डेवलप कर ही जाता है। मेरा ही मेरे लीडर के साथ कर रहा है, तो बहुत ये कॉमन चीज़ है। और लेकिन इतना आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे पिताजी को मिला है कि उसके हम लोग सदा, मतलब ताउम्र हम लोग आभारी रहेंगे। पिछले दिनों हमने देखा था कि आपकी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से, कुछ दिन पहले की बात हम करें, मुलाकात हुई थी। एक आरोप, कैसे हैं नीतीश कुमार, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये बिहार की राजनीति में जो विपक्ष के लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। 4 लोग हैं, जो 4 ऐसे लोग हैं, 2 दिल्ली में 2 बिहार में, जिसमें से एक नाम मैं ही बताता हूँ, इशारों में आपके पिताजी पर कहते हैं, वही सब बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार को कुछ सोच समझ नहीं आ रहा है, अस्वस्थ हो चले हैं, कुछ नहीं समझ रहा है। देखिए वो मतलब कैसे थे, ठीक थे सब? बिल्कुल, हम तो अभी प्रगति यात्रा में भी मिले थे, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले की ही बात है, और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनको मतलब हम भी अमेज थे कि उनको हर छोटी चीज भी याद आप तो एक दिन घर भी गए थे काम मिलने के कहाँ लिए। हो रहा है, घूम के पुल वुल देखना, समस्तीपुर में कौन सा आरओबी सैंक्शन हुआ, उनको ये सब तक याद था कि कौन कौन सा पेंडिंग प्रोजेक्ट्स था समस्तीपुर का। उनको सारे वहाँ पे जिस तरह से वो
कार्य को प्राथमिकता देते हुए बात कर रहे थे। तो ऐसा कहीं भी ये सोचना गलत है कि वो अस्वस्थ हैं, या ये सारे ना बहुत ही बेबुनियाद आरोप हैं, क्योंकि जब विपक्ष को कुछ कार्य पे बोलने को नहीं मिलता है तब वो ऐसे बिलो द बेल्ट रिमार्क्स करने लगते हैं। पर्सनल अटैक्स को राजनीति में जो एक पर्सनल अटैक होता है ना, वो बहुत ही गलत होता है। आप किसी को कार्य के लिए बोले, आप किसी को उनके जो कार्यशैली है उसके लिए बोले, पर ऐसे आप बिलो द बेल्ट रिमार्क्स करना ये बहुत गलत है। अभी और आप कुछ दिन विपक्ष ये पहले गलत कर रही है। कुछ दिन पहले आप घर पे भी मिली गई थी तो ठीक थे, पहचान बिल्कुल लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई उनको कुछ भी नहीं है। छोटा बहुत सर्दी बुखार खांसी तो किसी को भी होता है, हम ही को हुआ था अभी 10 दिन पहले। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब नॉर्मल जो तबीयत खराब हो सकता है किसी का, बुखार वुखार वो है। पर ये विपक्ष को मतलब ये हम इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि पर्सनल अटैक्स राजनीति में जितना अवॉइड करें उतना अच्छा और प्रोग्रेसिव राजनीति होगा। अच्छा, आप युवाओं की बात करती हैं, युवाओं के साथ कभी उनके धरना में गई हैं? कभी युवाओं के दुख को जाना है? युवाओं पर कितनी लगातार लाठियां चढ़ती हैं, बीपीएससी का कितना धरना हुआ, आपने कोई आवाज सुनी जहां है? तक बीपीएससी धरने की बात है तो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में से आते हैं, और वहां तो मतलब राहुल गांधी भी गए थे। धरना प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, अगर आप सरकार से सहमत। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि जब भी किसी चीज से आप संतुष्ट नहीं है, सरकार के किसी फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, या देश के किसी समस्या से आपको दिक्कत हो रही है, आप धरना पे बैठ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और ये विश्व का सब मतलब ये विश्व के लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो बीपीएससी स्टूडेंट्स अगर धरने पे बैठे हैं और उनकी बातों को, अगर उनको किसी चीज़ से दिक्कत है और वो धरने पे बैठे हैं, वो मतलब मेरे को नहीं लगता, पीसफुल प्रोटेस्ट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, हम ये मानते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट होने नहीं चाहिए। तो कभी आपने उनकी बात जानने की कोशिश की, कभी युवाओं बिल्कुल, से हम मिले, उनके साथ उनको टच में इतनी भी थे, लाठियां हमको कॉल पड़ी? भी आया था। लाठी चार्ज बहुत गलत है, स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं। और हम लोग के भी कॉलेज में या किसी चीज़ में कभी कुछ होता था और हम लोग उससे सहमत नहीं होते थे, तो बहुत खूबसूरती से बात को सुना जाता था, एक पीसफुल डायलॉग जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता था। तो लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, पर स्टूडेंट्स की बात को सुना गया है, और स्टूडेंट्स की बात को मतलब जो सरकार के प्रतिनिधि थे वो भी सुने हैं उनकी बात को, और उस पे काम चल रहा है। प्रशांत किशोर तो धरना दे रहे थे। वो कुछ इतने दिन बाद आए थे। अगर आप इतने ही चिंतित थे स्टूडेंट्स के लिए तो आपको पहले आना चाहिए था। जब आप देखे कि अच्छा अब लाइमलाइट का टाइम आ गया है, कैमरा वैमरा ऑन हो गया है, तो फिर आप धरने पे बैठ गए। तो ये लोग तो समझ थोड़ा, रहे हैं। हाँ मतलब अगर आप उस पोजीशन पे है जहाँ पे आप कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते तो आपको अपने पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए ना। आप मीनिंगफुल डायलॉग एस्टैब्लिश क्यों नहीं किए सरकार के साथ? आप जब वहां पे थे, ये तो हो गया ना कि अगर अगर हम अपने तरफ अपने आउटलुक से देखें तो हम इसको एक उस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते कि हाँ ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट से कनेक्ट करके उनकी समस्याओं को सरकार तक लेकर के जाना, एक मीनिंगफुल पीसफुल डायलॉग या डिस्कशन के माध्यम से कि इस पे कुछ फैसला हो। वो तो चले गए, वो धरना पे बैठ गए, फिर वो धरना पे ही बैठे रह गए, उसका उनका भी कुछ नहीं हुआ। स्टूडेंट्स की भी बात को बाद में फिर सरकार ही सुनी, उनका उसमें प्रशांत किशोर जी का कोई रोल नहीं था। तो ये सारी चीज जो है वो कुछ चीजें हैं जो राजनीति में, क्योंकि हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं और अब फोन वोन की दुनिया में आ गए, सोशल मीडिया रील्स सब कुछ है, तो अब राजनीति में लोग वो सारा चीज भी एक्सप्लोर करते हैं कि हम लोग के ज्यादा रील्स बने, हम लोग के ज्यादा वीडियोस बने, उससे हमको व्यूअरशिप मिले, फॉलोअर्स मिले। सब नाटक था। नाटक था, नहीं था, वो तो यही बताएंगे, पर बहुत हम कहेंगे कि यूजलेस था, अननेसेसरी था सही मतलब। था। दो बड़ी लेगेसी अब हम बात करेंगे। आपके दादाजी स्वर्गीय महावीर चौधरी जी, उनके नाम से एक फाउंडेशन भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, महावीर चौधरी फाउंडेशन। क्या व्यक्तित्व था? क्योंकि आज भी दादाजी को मिस करती हैं। आपने भी शुरू में कहा था कि वो पढ़ाई के प्रति आपके बहुत सचेत थे। बहुत मिस करते हैं। और हम स्कूल में ही थे जब वो उनका स्वर्गवास हो गया। और अच्छा, उस वक्त आप स्कूल में थी? हम स्कूल में, हम 10th में थे, 10th का एग्जाम पटना में ही थी? हाँ पटना में ही थे जब उनका स्वर्गवास हो गया। तो अब एक चीज था, वो हमेशा हमको कहते थे कि देखना यही मतलब ये राजनीति करेगी। और जब वो बूढ़े होने लगे थे, उनका मेमोरी थोड़ा मतलब मेमोरी फेड करने लगा था, तो उस समय भी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि तुमको कितना मार्क्स आया। मतलब हम लोग सबका वो नाम पूछते थे और हम लोग का मार्क्स पूछते थे। तो तब हमको समझ में, क्योंकि वो जब क्योंकि दलित परिवार के
से आते हैं हम लोग, दलित समुदाय के हम लोग हैं। और उनके समय में और कठिन था दलितों के लिए पढ़ाई करना, दलितों के लिए शिक्षा लेना। तो वो अपने समय में तैर के स्कूल जाते थे। और क्योंकि वो अपने आप को शिक्षित किए, वो पूरे परिवार को अपलिफ्ट किया। मतलब तो स्वर्गीय वो महावीर चौधरी हमेशा तैर के स्कूल जाते थे, जी आप बता रही जी हैं? हाँ, स्कूल में जब वो थे, हम्म। इसीलिए शिक्षा मेरे लिए इतना जरूरी है, क्योंकि हमको पता है कि क्योंकि वो पढ़ाई किए, तो मतलब वो अपने परिवार को कितना अपलिफ्ट किए। तो पढ़ाई कितना जरूरी होता है, पढ़ाई करने से आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, आपको बेटर आपका वैल्यूज होता है, बेटर आपका एक्सपोजर होता है। पर मेरे दादाजी ये तब किए थे जब, तब भी उस समय में तब भी लोग इतने इंक्लूसिव नहीं हुए थे, जात पात को लेके तब भी भेदभाव होता था। उस समय में वो तैर के जाते थे। हम जानते, वो चना खाते थे उस टाइम पे, क्योंकि चना जो है थोड़ा सा, एक मुट्ठी वो चना खाते थे, क्योंकि चना जो है वो मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए आपका पेट भर के रखता है। तो वो जब स्कूल जाते थे वो एक मुट्ठी चना खा के जाते थे, फिर वो रात में एक मील खाते थे, तैर के वो जाते थे पढ़ाई करने के लिए। और जब उनका वो बूढ़े हो गए, जब मेमोरी उनका फेड करने लगा, तब भी वो हम लोग से यही पूछते थे कि तुम्हारे को कितना मार्क्स आया, तुम पढ़ाई कर रही हो कि नहीं, तुमको आगे क्या करना है। शादी के बाद मेरे मम्मी को, मेरी जो बड़ी मम्मी है, उनको लगातार प्रोत्साहित करते थे कि नहीं, तुम लोग को भी कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करना मतलब चाहिए। आपकी मम्मी को भी पढ़वाया है शादी के बाद? हाँ हाँ, शादी के बाद मतलब जो लोग, जैसे मेरी चाची डॉक्टर का पढ़ाई कर रही थी, बड़ी मम्मी, तो उनका पढ़ाई भी पूरा हुआ, मेरी मम्मी का भी पढ़ाई पूरा। मेरी मम्मी टीचर थी डीपीएस में, तो वो बहुत मतलब प्रोग्रेसिव थे अपने थॉट में कि नहीं, शादी के बाद वो पढ़ाई लिखाई भी पूरा करवाए, काम भी करते थे। जो उनकी बहुएं थी, उनको भी वो प्रोत्साहित किए काम करने के लिए। और उन लोगों को मतलब, क्योंकि उनका था कि कोई यूपीएससी दे, तो कोई मतलब उन बेटे में से तो कोई दिया नहीं, तो वो शिफ्ट हो गए बहू पे कि चलो बहू तुम ही कोई कंपेटिटिव एग्जाम दो। बट खैर मेरी मम्मी लोग भी नहीं दी यूपीएससी। तो उस टाइम पे भी उनके लिए शिक्षा इतना इम्पोर्टेंट था, तो वो चीज़ मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आज भी हम यही सोचते हैं हमेशा कि हम उनको इतने, मतलब 10th में थे जब आई लॉस्ट हिम, और अभी भी हम यही सोचते हैं कि आज हमको वो राजनीति में देखते तो हमको क्या सिखाते। जब उस टाइम पे स्कूल में थे तब वो उनके लिए शिक्षा सबसे तो ऐसे उन्होंने important क्या, वो भी राजनीति में थे, पिताजी भी राजनीति में थे, तो घर से क्या सीखने को मिला था आपको? दादाजी से और डैडी से बहुत अलग अलग, क्योंकि अब जनरेशन का एक गैप हो जाता है, तो जिस तरह की राजनीति करते हैं वो भी चेंज हो जाता है, समय चेंज हो जाता है। लेकिन डैडी थोड़े मतलब गर्म दिमाग के हैं? हाँ, दादाजी मेरे दादाजी थोड़े हम उनकी अगर राजनीति को देखें तो मेरे दादाजी का अप्रोच थोड़ा बैलेंसिंग था उस टाइम पे, क्योंकि वो एक दलित नेता थे। उस टाइम पे उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी वो आज के टाइम के पॉलिटिक्स से बहुत अलग थी। आज से 50 साल पहले की राजनीति बहुत डिफरेंट थी। तो वो वैसी राजनीति करते थे जो उस टाइम को सूट करता था, बैलेंस राजनीति करते थे, सबको साथ में मतलब सबके वैल्यूज को, जो आपके अगेंस्ट है उनके भी जो विचार हैं उसको भी एडजस्ट करके। उस टाइम पे देश की राजनीति भी अलग थी। पक्ष और विपक्ष साथ में बात करके कोई फैसला लेते थे, ये उस समय की राजनीति ही अलग थी। तो वो अलग राजनीति करते थे। वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, विचार उनके लिए बहुत मायने रखते, उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर हम अपने पिताजी की राजनीति की बात करें तो मेरे पिताजी का थोड़ा अग्रेसिव पॉलिटिक्स है। मेरे पिताजी का पॉलिटिक्स जो है वो मतलब उस चीज को नहीं करता है कि हमको लोगों को अपीस करके राजनीति करना है। उनकी जो राजनीति है वो है सही की और गलत की। जो चीज सही है उसके लिए वो कड़ी से, मतलब बहुत तेज आवाज उठाते हैं, और अगर कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ भी बहुत तेज आवाज उठाते हैं। सबसे अच्छी बात आपके पिताजी में क्या लगती है आपको, आपके डैडी में, पॉलिटिक्स की? मतलब पॉलिटिक्स की हमको वही लगता है कि उनका स्टैंड अग्रेसिव रहता है हमेशा। ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग विद टाइम लोगों से मिलना मिलाना मदद करना, ये मिलना मिलाना मदद करना, वो तो नेता का पहचान होता है। अगर आप दो तरह के नेता होते हैं ना, एक थोड़ा कट के रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो चुनाव भी जीते हैं, फिलहाल तो भी मंत्री हैं, एमएलसी हैं, तब भी लोगों से मिलना, पैरवी करना, ये सब हाँ, वो एमएलसी हैं, पर मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव लोगों को वो जिताए नहीं है। उनका स्ट्रैटेजी जो है, जिस तरह से वो स्ट्रैटेजाइज करते हैं हर चीज़ को, हमको खुद भी अभी बहुत टाइम लगेगा वो चीज़ सीखने में कि स्ट्रैटेजी कैसे बनता है। अभी हम चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने तक का जो सफ़र होता है ना, वो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, ये
बहुत मतलब टेक्निकल बात होता है ये। अभी इसको अभी बेलागंज में हम लोगों ने देखा था। हाँ, बेलागंज में हम लोग देखे थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरा तारापुर समस्तीपुर का चुनाव है, तारापुर मेरा उसका खुद का भी चुनाव है, तो किस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है, पूरी बहुत स्ट्रैटेजी अशोक प्रैक्टिकल चौधरी जी ने बनाई अप्रोच है। थी। हाँ, पूरी स्ट्रैटेजी अशोक चौधरी जी ने बनाई थी। हाँ, क्योंकि सामने में आपके हमको कैबिनेट किसी और पे भरोसा भी नहीं क्योंकि है। उनके उनके कैबिनेट के मंत्री थे, उनके बेटे थे आपके सामने पोजीशन में थे, हाँ, तो वो एक लगा होगा ना कि हाँ महेश्वर हजारी जी हैं तो वो भी मंत्री नहीं पिताजी नहीं, क्योंकि जो अपने राजनीतिक धर्म से ही कॉम्प्रोमाइज कर गया, उससे क्या डरना। नहीं डरना। गठबंधन धर्म के तहत रह के वो गठबंधन में नहीं ईमानदार थे, तो ऐसे व्यक्ति से क्या डरना जो अपने विचार से ही नहीं ईमानदार है। ये बात भी है। बात सही है। चलिए हम बात करेंगे, पिताजी ने तो बहुत प्रेम किया। मैंने कहा 2024 बहुत कुछ दे गया, बहुत कुछ छीन भी गया। साल के अंत में एक खबर निकल के आई, 29 दिसंबर सुबह, रविवार की सुबह थी, मुझे याद है मैं भी था वहाँ पर, आप भी थी, आचार्य किशोर कुमार जी का निधन। पहले थोड़ी तबीयत खराब थी, जो जानकारी थी। उनको एक्चुअली वो एस्थमेटिक थे, और उनका मतलब ठंड में उनको तकलीफ होती थी, बिकॉज एस्थमेटिक थे। रोज सुबह स्नान करके ही खाना खाते थे वो। हाँ हाँ, ठंड में भी, और पहले तो शिव जी को जब तक जल नहीं ढारते थे तब तक खाना भी नहीं खाते थे। रोज का था, रोज का था वो। मतलब कैसे आप लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी साथ छूट जाए? नहीं, कभी नहीं। कोई हम लोग अपने मतलब किसी भी बच्चे का ये सबसे मतलब एक फियर होता है ना, कि सबसे बड़ा फियर यही होता है कि वो शायद अपने किसी पेरेंट को लूज कर दे। तो वो ऐसा तो कोई बच्चा कभी सोचता भी नहीं है। और क्योंकि पिछले मतलब 2022 में भी वो बहुत बीमार पड़े थे, शादी के जस्ट पहले, और काफ़ी बीमार थे, मेदांता में हॉस्पिटलाइज थे। मुख्यमंत्री जी, कई माननीय मंत्री उनसे मिलने भी आए थे, उनके जितने भी अभिभावक थे सब हॉस्पिटल में तब मिलने के लिए आए थे। तब वो काफ़ी सीरियस थे, लेकिन उस टाइम पे भी जब वो रिकवर करके वापस आए थे तो हम लोग को ये नहीं लगा था कि इतनी अच्छी उनकी रिकवरी होगी, वो इतना फुल्ली अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। पर वो अपने स्वास्थ्य पे बहुत मेहनत की और अपने आप को फुल्ली मतलब पूरे तरीके से रिकवर किया। 2024 के चुनाव में भी हम लोग देखे कि वो कितने अच्छे से मतलब अपने पहली बार उतरे थे 2024 में किसी राजनीतिक चुनाव। ये एक मेरा कह सकते हैं कि हम इकलौते ऐसे नेता होंगे धरती पे जिसके चुनाव प्रचार में आचार्य किशोर कुणाल आए। ये मेरा सौभाग्य हमेशा के लिए रहेगा। और मेरे से पहले भी वो किसी के चुनाव में नहीं गए थे, और मेरे बाद तो खैर नहीं गए। तो ये एक एडवांटेज हमेशा मेरे पास रहेगा। जितना वो काम करके गए हैं, आपको लगता है कि अब तो जिम्मेदारी आपके पति के कंधों पर आ गई है? जितना काम उन्होंने किया, आप उनके काम को देखती हैं, आज याद करती हैं? बिल्कुल, सब लोग उनके कार्य को देखते हैं। लोग उनको उनके कार्य से ही याद रखते हैं। लोग वो जो मतलब जात पात धर्म से ऊपर उठ करके। घर में क्या सिखाते थे, क्या आप सिखाते थे आप लोग को? हम लोग को मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, उनका बहुत सिंपल लाइफ का फंडा था, सत्य और असत्य, सही और गलत। ये सही है, ये गलत ये सही है, ये गलत है, और जो गलत है वो बर्दाश्त नहीं करना, और जो सही है उसी के मतलब जो सत्य है, जो सच है, उसी के राह पे चलना। कभी भी अपने विचार से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। लेकिन सच के राहों पर चलने में काफी कठिनाइयां आती हैं। तो वो कठिनाई मतलब वो तो यही बोलते थे कि सत्य के रास्ते पे चलो, कठिनाई अगर आएगी तो उसको सहने का भी शक्ति बजरंग बली देंगे। वो तो ऐसा मानते थे, और ये हुआ भी। उनके खुद के रास्ते में इतनी कठिनाई आई, जब वो सर्विस में थे तब भी उनको बहुत पॉलिटिकली लोग परेशान किए, लेकिन तब भी वो उसके ऊपर उठे। उसके बाद वो अपने, क्योंकि वो अपने विचार से, अपने उसूल से कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करना चाहते थे। वो सिविल सर्विसेज जैसी नौकरी को छोड़ के वो परोपकार, जन सेवा, मानव सेवा की फील्ड में आ गए। उसको उन्होंने इतनी खूबसूरती, धर्म को परोपकार से जोड़ा। कितने लोग आज धर्म के नाम पे लाठी चलाते हैं, उन्होंने धर्म के लिए बंदूक छोड़ दी। उनको बिहार का लोग रतन टाटा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोग उनके लिए लिख रहे हैं। पटना वाले खान साहब एक दिन कह रहे थे जी, कि हम रतन टाटा से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन किशोर कुमार से मेरी मुलाकात हो गई थी। जी, वो मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने, आपको बहुत मानते थे? हाँ, हमको लगता है कि हमको मेरे इन लॉज के साइड में सबसे ज्यादा वही मानते थे। हालांकि हम लोग का बात बहुत कम होता था, मतलब बातचीत और ये तो मेरा मतलब मदर इन लॉ से मतलब ज्यादा था। पर हमको अभी भी लगता है कि इन लॉज के साइड पे सबसे ज्यादा अगर हमको कोई मानता था तो वो मेरा और सायन का तो बहुत बहस भी होता था कि पापा हमको ज्यादा मानते हैं, पापा हमको ज्यादा मानते हैं। डांट पड़ती थी पापा से? हमको नहीं, सायन को। सायन को ज्यादा डांट पड़ती थी? मतलब अगर पढ़ता था तो सायन ही को पढ़ता था, हमको वो कभी नहीं डांटते थे। जबकि वो बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा
मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे वो, जब से मेरा प्राउड फील पॉलिटिकल जर्नी देखे। नहीं प्राउड फील क्यों, मैं इसी पे एक सवाल जोड़ता हूँ कि आपकी और सायन की लव मैरिज हुई है। आप अदर कास्ट से हैं, वो अदर कास्ट से हैं, ये इंटर कास्ट मैरिज भी था, लव मैरिज भी था, तो उस वक्त विवाद नहीं हुआ था? किशोर नहीं, कुमार जी ने कुछ बिल्कुल नहीं भी कहा नहीं, था? पापा कभी भी नहीं। वो उन्होंने रिश्ता लेके कौन गया था? अरे ये रिश्ता बहुत लंबा कहानी नहीं, है। तभी हम थोड़े प्रेम पर आ रहे हैं, बस उसी से कनेक्ट कर रहे हैं। रिश्ता लेके मतलब हम और सायन क्योंकि दोस्त थे और हम लोग में ये बात हो गया था कि हाँ ठीक है, अब इसको मतलब आगे लेके चलना है। रिश्ते में और मेरे बदलना है। मम्मी पापा, क्योंकि अब हम लोग पटना से थे, दोनों का फैमिलीज पटना में था, लोग तरह तरह की बात करने लगते, तो मेरे डैडी यही कह रहे थे कि मतलब मेरे उसमें नहीं था कि इतने जल्दी मतलब शादी करना है, क्योंकि हम 24 के ही थे तब, और मेरा मास्टर्स चल ही रहा था। तो मेरे दिमाग में नहीं था कि शादी करना है, पर हाँ ये था कि मतलब फैमिलीज दोनों मिल ले और मतलब बात कर ले, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हम लोग का मतलब मेरा और मेरे पिताजी का आउटलुक था। ये डैडी भी चाह रहे थे कि एक बार फाइनल सब दोनों फैमिलीज में बात हो जाए, शादी फिर अगर 1-2 साल बाद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मास्टर्स चल रहा था। तो अप्रोच यहीं से हुआ था, डैडी ही अप्रोच किए थे। और मतलब सायन से बात हो गया था कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। सायन भी यही चाहता था कि हाँ मतलब, क्योंकि अगर शादी उसी से करना है तो फिर डिले करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग बात चाह रहे थे कि दोनों फैमिलीज मिल ले, एक बार बात कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम मुलाकात भी तो है। सायन से पहले से ही थी, सब हाँ दोस्ती यारी सब थी। हाँ, मेरे मम्मी पापा से भी सायन पहले मिल चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। कोई छुपा उपा मतलब मतलब कोई वो मूवी का लव स्टोरी टाइप नहीं था कि मम्मी पापा को पता नहीं और छुप छुप के, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग तो अच्छे दोस्त थे। और हम लोग दोनों दिल्ली में पढ़ते थे, एमिटी में सायन था, हम एलएसआर में थे। तो मम्मी पापा दिल्ली भी आते थे तो मिलते थे सायन से, हम पटना आते थे। तब भी वो कोविड हो गया था तो सायन घर भी आता था, घर आके भी सबसे मिलता था। फैमिली फेमिलियर ऐसा कुछ मतलब कोई ड्रामेटिक, मतलब सबको लगता है कि बहुत ड्रामेटिक कहानी है, पर कोई ड्रामेटिक कहानी नहीं है। फिर छठ में मेरे हम और डैडी गए थे प्रसाद खाने, नहाए खाए के दिन, हमको अभी भी याद है। और फिर सायन के घर गए थे प्रसाद खाने, और फिर वहां से वो उसी डायरेक्शन में बात चलने लगा। फिर जब मतलब देखे कि उस फैमिली से मतलब एक तो मन में थोड़ा वो होता है ना कि शायद मम्मी पापा नहीं मान, ये तो सबको लगता है, पर उस फैमिली से भी जब कोई दिक्कत नहीं था किसी को, सब लोग बहुत इनफैक्ट खुश थे। और हम लोग को मन में तो थोड़ा बहुत लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज है तो कहीं दिक्कत ना हो, पर पापा और आई, मतलब हम अपनी मदर इन लॉ को आई बोलते हैं, पापा और आई दोनों बहुत सपोर्टिव थे। उन लोग कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किए, तो तुरंत सब कुछ हो गया। तुरंत किशोर कुमार जी मान गए थे? तुरंत मतलब वो बोले कि सायन अगर खुश है, सायन की खुशी में हम लोग की खुशी है, और अगर सायन खुश है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनके लिए कास्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं था। आचार्य किशोर कुणाल अपना टाइटल भी ड्रॉप किए थे, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानते। कुणाल उनका टाइटल फैमिली टाइटल नहीं है, उनका फैमिली नेम कुछ और है, पर वो अपना फैमिली नेम ड्रॉप करके कुणाल अडॉप्ट किए थे, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे। दलित देवो भव जैसी वो किताब लिखे थे। और वो हाँ जब धार्मिक न्यास में थे तब भी वो दलित पुजारियों को स्थापित किए थे कई सारे मंदिर में। तो मतलब ये ऐसा था कि क्योंकि वो चीज बोलते थे, वो कास्ट सिस्टम में नहीं मानते, वो हमेशा नहीं तो चाहते कि अब तो उन्हें पद्मश्री भी मिल गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। जी ठीक है, सायन जाएंगे, आपको लगता है कि हाँ 29 तारीख की सुबह, मैं आज भी कह रहा हूँ, ऐसा लगा था सब कुछ छिन गया एक समय के लिए, ऐसा लगा? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। कुछ 2-3 दिन तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था, क्योंकि पापा रात तक एकदम ठीक थे, खुद चल के हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, वो खुद से गए थे? हाँ। हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी है, पापा खुद चल के गए। ऑक्सीजन बस थोड़ा कम था, वो तो मतलब कभी कभी आपको अगर कोई तकलीफ हो उसमें ऑक्सीजन कम होना बहुत नॉर्मल बात है। हम लोग तो कभी मतलब इमेजिन ही नहीं किए थे कि कुछ ऐसा हो सकता है। और जब सुबह सुबह ऐसा पता चला तो मतलब 2-3 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया। बट मेरे लिए, मेरे दिमाग में ये था कि उस टाइम मतलब आई हैड टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर सायन, क्योंकि हमको लगा कि अगर हम भी अभी कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर सायन को कौन दिखेगा। उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो उन्होंने किया? पापा वही सेम चीज, जात पात से ऊपर उठ के जो नहीं, जो जन आपके लिए। सेवा और मानव से। अच्छा मेरे लिए वो देखिए, पॉलिटिकल कैंपेन का तो एक जो चीज होता है कि वो अपने राजनीति में वो कभी नहीं आए थे, पर मेरे लिए वो मेरे चुनाव प्रचार में आए।
तो वो चीज़ तो मेरे लिए हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, वो हमेशा हम याद करेंगे आगे चल के। जब हम उनको याद भी करेंगे तो शायद वो वाला फेज, वो एक ऐसा टाइम था जब पापा और हम भी बहुत बातचीत करना मतलब स्टार्ट किए। जैसे उसके पहले कैसे होता है कि नॉर्मल घर में आप बैठे हैं तो आपका बातचीत जो हो रहा है, पर उस टाइम पे उनको भी मेरे बारे में पता चला, हमको भी उनकी वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या उनको नहीं अच्छा लगता है, वो और करीब से जानने का हमको भी मौका मिला। हम लोग कैंपेन करके रात में 11-12 बजे तक आते थे, तब तक वो जगे रहते थे, फिर वो पूछते थे कि आज क्या क्या मतलब हुआ। डिसिप्लिन में रहने वाले किशोर कुणाल साहब भी 12 बजे तक जगते थे। उस टाइम वो पूरा, और वो सुबह 6 बजे उठ के भी चले जाते थे, वो भी फील्ड में चले जाते थे। हम लोग कहते भी थे कि पापा आप थोड़ा लेट भी जा सकते हैं, मतलब 2-3 घंटे आप बस घूम लीजिए काफी है, पर वो कहते थे नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो और वो उनका पता है एक और बात है, कैंपेन के टाइम पे वो जैसे अच्छा जो घर होता है ना उसमें नहीं जाते थे, वो झोपड़ी में जाते थे। और झोपड़ी हो या फिर दलित महादलित बस्ती हो, वहां वो जाते थे, वहां जाके वो खटिया पे बैठ के पानी मांगते थे, पानी पीते थे। सबको डर लगता था कि पापा को, मतलब क्योंकि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब एक होता है ना कि कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया, तो सब लोग उनको कहता था, जहां जहां रोड नहीं थे वहां वहां वो अपना गाड़ी लेके पहुंच जाते थे, और वो यही कहते थे कि नहीं हमको ऐसे जगह जाना है जहाँ पे कोई नहीं जाएगा, हम उस जगह जाएंगे। और पापा उस जगह जाते थे, तो वो रोज रात में आके हम लोग से पूछते थे कि तुम लोग कहाँ गए, हम यहाँ गए, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो वो मेमोरी तो मेरे दिल के करीब है ही। मुझे आज भी याद है जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा होता तो मैं नहीं जाता। हाँ, पर क्योंकि शांभवी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोले थे जब वो पहली बार हमने इंटरव्यू भी किया था, उसमें वो बात कहे थे। हाँ, तो वो भी वो बोले थे। और ये हम उस टाइम पे जहाँ पे उनका मतलब बाद में हम वो क्लिप देखे, और मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो बेटे बेटी के लिए तो सब करते हैं, बहू के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। वो बहुत प्रोग्रेसिव भी थे अपने थॉट्स में। हमेशा सायन को और मेरे को समान मतलब इज्जत दिए। घर में जब पति से कभी लड़ाई भी होती होगी सायन से, तो वो सुलहनामा कराते थे, कभी ऐसी अगर बात हो गई तो? नहीं, सायन और मेरा इतना कोई लड़ाई हुआ ही नहीं इतना बड़ा कि मतलब मम्मी पापा को वो ठीक है, कभी कभी बकझक होता है ऐसे। हाँ, बकझक होता है। वो परेशान हो जाते थे अगर उनको पता चलता कि सायन और मेरा लड़ाई हुआ, पर हम लोग कभी भी मतलब इतना ऐसा कोई लड़ाई हुआ नहीं कि मम्मी पापा लोग को वो। पर हाँ, वो हमेशा ये चीज हमेशा उनको था कि शांभवी ठीक है ना घर में, शांभवी हमसे तो नहीं पूछते थे पर सब लोग से, बाकी लोग से पूछते थे कि उसको कोई परेशानी तो नहीं है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारा चीज मेरे मम्मी पापा भी आते थे तो, या फिर एफर्ट लेते थे। मेरे बर्थडे में, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो दिल्ली आए थे, सिर्फ 2 दिन के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हर इंटरव्यू हो, हर स्पीच हो, हर भाषण हो, उसके बाद वो मेरे लिए मैसेज लिखते थे कि बहुत अच्छा बोली, मेरा ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, यू विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन पार्लियामेंट। तो ये जो आशीर्वाद उनका है ना, वो आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। मतलब जब भी हम कभी भी ऐसे मतलब मोमेंट में आएंगे जब हमको लगेगा कि यार अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तब शायद हम सोचेंगे कि अगर पापा होते तो क्या करते, क्योंकि वो सही ही करते। अशोक चौधरी और किशोर कुणाल दोनों ही पिता हैं, दोनों के प्रेम को अगर हम रखें तराजू पर, अशोक चौधरी के प्रेम को भी रखें, किशोर कुणाल के भी प्रेम को रखें, तो पलड़ा कौन सा भारी रहेगा? थोड़ा ये कैसा सवाल है, ये क्वेश्चन ही कुछ नहीं, हम ठीक है, हम कंपेयर नहीं करें, होता है 19-20 का, ठीक है, वो पिता हैं, जन्मदाता हैं, उन्होंने शिक्षा दिशा दी, इनके भी पिताजी थे, उपकार हैं, तो लगता है कि हाँ दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं था, कुछ कोई कंपैरिजन नहीं। एक मेरे पिता हैं, और हमेशा एक मतलब किसी भी लड़की का पहला प्यार उसके पिता ही होते हैं। मेरे जीवन में भी मेरा पहला प्यार मेरे पिताजी हैं। वो मतलब मेरे लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए हम, मतलब मम्मी पापा मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है। हम कुछ भी मेरे लिए, घर मेरे मम्मी पापा है। अभी भी डांट सुनती हैं? एमपी हो, डांट सुनती हैं? पूरा जो जैसे पहले थे हम वैसे ही अभी भी हैं। सप्ताह में 1-2 दिन कभी पर डांट हो जाता, मिल जाता होगा? अगर मूड खराब हुआ तो हफ्ते में 3-4 बार भी पढ़ सकते हैं, 3-4 बार पढ़ वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। और अगर हम अपने ससुर जी के प्यार की बात करें तो हमको उनसे बहुत मतलब एक होता है ना कि एक अलग तरह का हमको आशीर्वाद उनसे मिला है, एक अलग तरह का संस्कार हमको उनसे मिला है। डांट नहीं सुनने को मिला? नहीं, वो हमको कभी आज तक डांटे नहीं? नहीं, कभी नहीं। कुणाल साहब कभी भी वो तो सबको जी का कहीं बुलाते थे। जी हाँ जी, मुझे भी आलोक जी, अशोक जी कैसे हैं,
मुझसे ही फोन पे बात होती थी बहुत हाँ। बहुत रिस्पेक्ट से वो बात करते थे। मुझे लगता नहीं किशोर कुमार ने कभी किसी को तुम कहा होगा, मुझे लगता नहीं है। नहीं, अगर वो आप ही कहते थे। आप ही कहते थे, सायन को तुम कहते थे, पर वो तो बेटा ही है, वो तो अलग है, उन लोग का रिश्ता ही अलग है। वो तो पिता पुत्र का है। सायन चुनाव लड़ेंगे 2025 में, चर्चा होती है। बाप रे, अभी तो नहीं, कैसा ये ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं सोच रहे हैं। अभी पापा का इतना सारा काम है, इतने सारे संस्थान हैं, उनका सही तरीके से संचालन हो सके, जो पापा के सपने हैं उसको हम लोग पूरा कर सके, ये अभी सायन की प्राथमिकता है। ये प्राथमिकता वो है कि बहुत सारी चर्चाएं होती थी कि सायन चुनाव लड़ेंगे, ये होगा वो होगा, बातें होती थी। बातें तो किसी अशोक चौधरी अपनी लेगेसी ट्रांसफर करेंगे, किसी को विरासत देंगे, तो ऐसी चर्चा होती नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट या फिर पार्टिसिपेशन सायन का कितना होगा, इस पे अभी तक हम लोग की कोई बातचीत नहीं हुई। अभी हम लोग की यही प्रायोरिटी है कि क्योंकि सायन एक लॉ फर्म भी चलाते हैं, अधिवक्ता है वो प्रोफेशन से, तो वो इसके पहले तो वो अपना लॉ पे ही फोकस करते, लॉ फर्म पे फोकस था उनका। पर अब क्योंकि पापा नहीं है, तो पापा के अधूरे काम हैं, पापा के जितने भी संस्थान हैं, वो सारी चीज़ हैं, और जो अधूरे सपने उनके हैं, विराट रामायण मंदिर है, बाल कैंसर संस्थान है, तो ये काम अपने में बहुत बड़ा है। पद्मश्री की जब घोषणा हुई थी तो घर में एक चेहरे पर मुस्कान दिखी थी सायन, तो क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अब मैं इधर उन्हें मुस्कुराता हुआ देखता हूँ, मुस्कुराते नहीं हैं। मुस्कुराहट बहुत, क्योंकि ये जो मतलब लॉस है ना, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत बड़ा लॉस है, और बहुत टाइम लगता है ऐसे किसी इंसिडेंट से कोप करने वो में। थे तो सब था, वो वो नहीं थे तो सब था, वो थे नहीं, तो एक नहीं। इंसान को मेंटली भी एक सिक्योरिटी होता है जब मम्मी पापा रहते हैं। अगर मम्मी पापा ही नहीं हो तो आदमी मन कितना विचलित हो सकता है। उतना काम का सडनली जो कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे, वैसे अब काम का प्रेशर भी बन गया है। इसके अलावा फैमिली भी है, मदर इन लॉ है, तो ये सब चीज़ को लेके अब, क्योंकि सायन को अभी तक हम लोग बच्चे थे, मतलब है ना कि अरे बच्चे हैं, मतलब घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ये सब अब सडनली जिम्मेदारियां आ गई है, तो प्रेशर तो फील होता ही सायन है। अकेले हो गए? नहीं, सायन अकेले क्यों होगा, सायन के साथ हम हैं, आप हैं। सायन के साथ हम हैं, सायन के साथ पूरा परिवार है, वो अकेले क्यों होगा, उसको कभी यही अकेले प्रेम है, यही प्रेम है जो वाणी में झलकता है। हाँ। चलिए हम अभी भी घर में खाना खाती हैं, मतलब घर में ही? एक लगता है कि सांभवी चौधरी तो सांसद हो गई, बाहर ही खाती होंगी खाना? नहीं 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 नहीं, घर पे खाते बड़े हैं, बड़े होटलों में? घर पे हम खाते हैं। इनफैक्ट जब तक हम घर का खाना नहीं खाएं, हमको मतलब मेरा खाना नहीं डाइजेस्ट हो। क्या पसंद है खाने में? नॉर्मल घर का खाना जो मेरे विजय चाचू बनाते हैं, वो बहुत ही विजय पसंद है चाचू हमको। घर में है? विजय चाचू, हाँ, मतलब सबके घर में माँ के हाथ का खाना होता है, पर मेरी मम्मी जो है वो बहुत इतना इंटेंस कुकिंग नहीं करती है। जब भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है, पर उतना नहीं बनाती है, जो एवरीडे कुकिंग होता है वो मम्मी नहीं करती है। तो विजय चाचू हैं एक, वो एवरीडे कुकिंग, जो हम लोग के घर आता है वो विजय चाचू को जानता ही है, मेरे डैडी के फेवरेट है वो। और एकदम वो जो होता है ना, उनका स्वाद जो है उनके हाथ का, वो सालों से नहीं बदला है। तो दो भाई, दादी नानी के हाथ का खाना और विजय चाचू के हाथ का खाना, उनको सब पता है। उनको सब पता है किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इनफैक्ट हम लोग के लिए तो मेरी दादी भी इतना कुकिंग करती है, हर 2 दिन में 3 दिन में कुछ ना कुछ। अब तो विंटर्स है तो कभी मटर का पराठा बन रहा है, कभी मूली का पराठा बन रहा है, गाजर का हलवा हो गया। गाजर का हलवा बन रहा है, मटर का वो भबरा नहीं होता, हरा चना का भबरा, तो ये सब अच्छा, आप चीज़ नॉनवेज बनता नहीं रहता है? नहीं नहीं नहीं, शुद्ध शाकाहारी। आप नॉनवेज नहीं खाती? नहीं शुरू से? नहीं नहीं। नहीं नहीं। चलिए, तो ये तो बात है। अभी भी पिताजी सबसे ज्यादा दादी को मानते हैं घर में? दादी तो भी आपकी, मैं देखता हूँ पूजा उनके साथ में हाँ, नहीं, अब मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत मतलब हम चाहेंगे कि हम भी उनके जैसे ही बच्चे बने, क्योंकि वो लोग दोनों अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, और एक दूसरे के पेरेंट्स का भी। ऐसा नहीं है कि डैडी सिर्फ दादी का करते हैं या मम्मी सिर्फ नाना नानी का करती है। मेरे नाना नानी हम लोग के साथ रहते, क्योंकि नाना का तबीयत उतना अच्छा नहीं रहता है आजकल, तो डैडी का भी उनको पूरा सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट पूरा मतलब मेरे डैडी के पेरेंट्स को है। तो मतलब एक वो होता है ना कि हम भी चाहते कि अगर हम बड़े हों तो हम शायद अपने मम्मी पापा जैसे बच्चे बने, जो अपने माँ बाप का मतलब बूढ़े होने पे इतना ख्याल रखते हैं। मम्मी पापा में मतलब कभी होता हुआ घर में कभी गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया तो ये सब किसके घर में नहीं होता, सबके घर में होता है। आप फिर सुलह कराती हैं?
हम और मेरी सबसे छोटी बहन, छोटी हम बहन। लोग 3 बहन है ना, तो अगर हम और देशु हुए तो हम डैडी को पकड़ते हैं, देशु मम्मी को पकड़ती है, और हम लोग दोनों, शिवानी बीच में मीडिएट करती है, और हम लोग तीनों Umpire, मिलके, umpire। हाँ वो अंपायर बनती है, वो बीच में मीडिएट करती है। अब तो 3 मम्मी डैडी के पहले 3 बच्चे थे, अब तो 4 हो गए, सायन भी है। तो सायन, लेकिन ज्यादा सायन का झुकाव मेरी मम्मी की तरफ है। अच्छा। ये हम लोग नोटिस किए हैं कि डैडी ऐसा मानना चाहते हैं कि सायन उनको ज्यादा प्यार करता है, पर हम लोग सबको पता है कि सायन ज्यादा मम्मी को मानता है। मम्मी का फेवरेट है सायन। सायन है। चलिए, सायन की भी जिम्मेदारियां हैं, और जिम्मेदारियों में आपको तो संघर्ष में शामिल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। अब तो हम सफर हैं उनकी। अंतिम सवाल, अच्छा लगे जो लगे, चिराग पासवान की शादी कब होगी? हे भगवान, ये तो भैया बता पाएंगे। आप चाहती हैं ना, आप बहन है तो चाहती है ना कि भाई के हाथों में, कौन बहन नहीं चाहती कि भैया, भाई के हाथ पीले हो, भैया दूल्हा बने, भैया घोड़ी पर बारात चढ़े, में डांस हो, बारात में डांस हो, ये भी हम चाहते हैं। बहन होने के नाते तो मेरा भी सपना है कि मेरा भाई शादी करे, मेरे भाई का भी परिवार हो। पर इसके साथ हमको ये भी पता है कि मेरे भाई के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकली वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अभी, और उनके बहुत बड़े सपने हैं जिसको पूरा करने के लिए वो अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोग कभी ये सब चर्चा ही नहीं करते। नहीं, कभी इस बात की चर्चा होती है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि चिराग पासवान के सांसद फिर टूट जाएंगे, उस ओर चले जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं, नाम आपका भी आता है, राजेश वर्मा का आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत मतलब एक परिवार जैसे हैं, हम लोग बहुत सिक्योर्ड हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग के दिमाग में भी नहीं आती। हम लोग सबको भैया बहुत ज़्यादा मान और सम्मान देते हैं, तो ये हम लोग कभी नहीं सोचें कि मतलब ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि पार्टी से हम लोग को डिफेक्ट करके, पार्टी को तोड़ के, ये सारी चीज़ें षड्यंत्र बनाना और ये इस तरह से गंदी राजनीति करना, ये हम लोग कभी सबसे ज़्यादा पसंद क्या है शांभवी चौधरी को? मतलब किस चीज़ में? जो सबसे खाने में या बिहेवियर में क्या आप सबसे पसंद है, और क्या चीज़ एकदम टॉलरेट नहीं करती है, बर्दाश्त क्या नहीं होता? अच्छा तो मतलब बहुत कुछ लगता है, नेचर अच्छा मतलब है, हाँ, अच्छा लगता है घूमना, परिवार पढ़ना। के साथ समय बिताना। मेरे को जानवरों का बहुत शौक है, मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, तो हमको अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, किताबें पढ़ना। जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है, जब एकदम दिमाग खराब होता है, तो हम किताब पढ़ते हैं, या फिर आजकल हम नया शुरू किए, कुकिंग करते हैं कभी अच्छा, आप कभी, खाना भी बनाती हैं? कभी कभी करते हैं। सोचते हैं कि वो आर्ट होता है ना, मतलब जब आप, मतलब ब्रेन जब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से क्लटर करने लगता है ना, तो बहुत जरूरी होता है कि आधे घंटे के सायन लिए को आप पसंद कुछ आता है वो और खाना? सोचें। ये आप साइंस से पूछिए। अब ये तो नहीं, हमको तो आपने बोलते हैं कि अच्छा है, अच्छा है। तो अब ये आप अलग से जब साइंस से पूछेगा तो बताइएगा कि वो क्या बोला। पर जो चीज़ ना पसंद है, आई थिंक जो सबसे, जिस चीज़ से एकदम खून खौल जाए शांभवी चौधरी का? हमको नहीं अच्छा लगता जब लोग खराब से बात करते हैं, मतलब अपने डिसरिस्पेक्ट हमको नहीं पसंद है। जैसे बहुत लोग अपने पावर का या फिर अपने सोशल स्टेटस का मिसयूज करके, अपने से जो उतने सक्षम लोग नहीं हैं उनको उनसे ख़राब से बात करते हैं, या फिर उनको चिल्ला के बोलते हैं, या फिर उन पे मतलब एक होता है ना कि अनकाइंड तरीके से उनसे बिहेव करते, वो चीज़ हमको नहीं अच्छा। आप चाहती हैं आपकी डैडी बहुत ऊपर जाए? हाँ, हम क्यों नहीं अभी और आगे बढ़े तो कितना ऊपर बढ़ेंगे, तो मंत्री बन ही गए। नहीं, उनका जो भी, मेरे पिताजी का जो भी सपना हो वो पूरा हो, और जिस तरह से वो बिहार की सेवा में लगे हैं, उनको वैसे ही वो बिहार की सेवा वो तो करते पूजा रहे। बहुत देर करते हैं। हाँ। लोगों ने कहा, कभी कभार होता है, अगर अंगरक्षकों ने कह दिया कि साहब पूजा में चले गए हैं, तो घड़ी देख लीजिए, 1-1.25 घंटा से पहले मुलाकात होनी नहीं है। हाँ, वो मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं, और महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। और एक हम लोग का ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की समस्या है जो सुननी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो मतलब एक वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। अब मतलब कभी-कभी ना इतना ज़्यादा सोशल इंटरैक्शन, पब्लिक लाइफ, सोशल मीडिया, क्रिटिसिज्म, हम लोग पब्लिक लाइफ में रहते हैं, हर समय लोग हम लोग को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे में ना बहुत ज़रूरी है एक मेंटल बैलेंस होना, और हमको लगता है कि जाप से, मेडिटेशन से वो मेंटल बैलेंस आता है। आप भी कभी कभी करती हैं मेडिटेशन? हम मतलब हम भी डेली पूजा करते हैं। माथे पर तिलक लगा तो पूजा तो रोज करती हाँ, हैं? पूजा हम भी पूजा रोज करते हैं, हम भी जाप करते हैं, हम भी फोकस मेडिटेशन। अभी हम उतने ज़्यादा मतलब मतलब इतना शांत अपने आप को नहीं कर पाते कि हम बहुत लंबा मेडिटेट कर पाएँ, पर हम ये ज़रूर कोशिश करते कि जो मेरा जाप है वो हम कंप्लीट करें, हम माँ बाबा का आशीर्वाद ले के ही अपना दिन शुरू करें। तो सबसे पहले उठ के हम पूजा पाठी करते हैं। चलिए, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में,
3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। वाह वाह, क्या महादेव को लेकर कहा गया है और महादेव के भक्त भी हैं, शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी भी हैं। उनकी पूरी जीवनी के बारे में हमने जानने की कोशिश की है, क्या मिला, क्या पाया। इस नए साल में नई उम्मीदें, नया संघर्ष। इस साल बिहार में चुनाव भी होना है। जी बिल्कुल, पूरा एनडीए मेहनत करना है, एनडीए जीतेगा और लोकसभा से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन विधानसभा में रहेगा। नीतीश कुमार ही और मुख्यमंत्री होंगे। ये तो गठबंधन धर्म के मतलब भीतर डिसाइड होगा। आई थिंक डिसाइड हो चुका है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला होगा उसके साथ हम लोग सब साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शांभवी चौधरी, आपने हमें समय दिया इस नए साल में। थैंक ठीक है, बीता हुआ साल कुछ आपको दे गया, कुछ छीन भी गया। ये साल आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, पार्लियामेंट में खूब हुंकार भरिएगा, हम देखेंगे। आप लाइव स्ट्रीम साहब बने हैं समस्तीपुर के लोगों से, उनकी सांसद ने, बिहार की बिटिया ने क्या कहा है। आगे सपने बड़े हैं, उम्मीदें बड़ी हैं, आगे और मुकाम हासिल करना है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो अभी पूरा सारा आसमान बाकी है। तो चलिए, आंखों में सपने हैं, अभी और आगे बढ़ना है और अब तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं कंधों पर। बिल्कुल। आपने देखा है इस पूरी बातचीत में क्या कुछ आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ रिपोर्टर बनना चाहती हैं सब्सक्राइब कराने के लिए। हाँ, हमको जर्नलिज्म का काफी शौक था, हमको जर्नलिस्ट बनना था स्कूल में। अच्छा, फिर उसके बाद हम एलएसआर चले गए और फिर मेरा पूरा प्लान चेंज हो गया। अब तो पार्लियामेंट पर हो गए। हाँ, आपने सोचा था इंटरव्यू लेंगे, अब इंटरव्यू दे रही हैं। आशीर्वाद है महादेव का। पर हमको मौका मिलेगा तो हमको इंटरव्यू लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको बातचीत करना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया। पसंद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। मत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए।